नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी अपने सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक साहित्य का कार्यक्रम है, साहित्यकारों का कार्यक्रम है। आपकी हर बार एक मुलाकात होती है एक ख़ास मेहमान से, जो कि साहित्य जगत में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, नाम रखते हैं और जो साहित्य का जो दिया है उसको रोशन रखते हैं अपनी शायरी से, अपनी गज़लों से, नज़मों से, गीतों से। और इस कड़ी में आज हम आपकी जो मुलाकात है वो करवाने जा रहे हैं एक ख़ास मेहमान से, जो युवा शायर हैं, गज़ल कहते हैं, कविता कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, पंजाबी में भी कहते हैं और ख़ुद को लाइमलाइट में कभी नहीं लाते, लेकिन हम उनको कैमरे की लाइट में लेकर आए हैं। छुपे रुस्तम हैं। शहर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं साहित्यिक मंच पर मिलते हैं और दिलों पर छा जाते हैं। दर्शकों की ज़ुबान पर एक ही नाम रहता है, ऋषिराज। जो उनका अंदाज़ है वो भी अनोखा अंदाज़ है। और उनके नाम की बात करें, उनके नाम में ऋषि भी है और राज भी है। यानी वो साहित्य पे अपनी कमांड रखते हैं, शब्दों पर राज करते हैं और ऋषियों जैसा उनका व्यक्तित्व है। बहुत ही स्पष्ट, निश्चल और बिल्कुल बिना बनावट के, बिना लगावट के, सीधे सीधे दिल से बात करते हैं और दिल की बात करते हैं और समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं साहित्य की और सभी के दिलों पर करते हैं राज। तभी तो है वो ऋषि भी और राज भी। जी हाँ, ऋषिराज। तो दोस्तों, करवाते हैं मुलाकात। ऋषि जी, ऋषिराज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है जस्ट टीवी की ओर से। धन्यवाद उर्मिल जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप कितना भी अवॉइड करें, छुप के रहें, लाइमलाइट में ना आए, लेकिन हम फिर भी आपको कैमरे की लाइट में लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो हीरा है, ये जो गौहर है, ये मोती है, ये खजाना है, ये छुपना नहीं चाहिए। और जितनी शिद्दत से आप साहित्य सृजन कर रहे हैं, जितना आपका नाम जो है साहित्य जगत में आज के समय में युवा जो शायर हैं उनमें शुमार रखता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो हैं निरंतर कलम से बहुत कुछ कह रहे हैं और समाज को भी एक नई दिशा देते हैं अपनी रचनाओं से। जहाँ कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार की बात होती है, आपकी रचनाओं में परिवार है, संस्कार है, समाज है। और हास्य विनोद पर भी आपकी कमांड है। आप जो है हास्य कविताएं कहते हैं और आज हमारे जो दर्शक हैं आज मुस्कुराने वाले भी हैं, क्योंकि बहुत ही व्यंग की कविता भी कहते हैं, हास्य रंग भी हमारे ऋषिराज जी की कविताओं में बखूबी है। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला ऋषि जी से ही। ऋषि जी, आप गज़ल कहते हैं, आप कविता कहते हैं और पंजाबी में भी कविता कहते हैं। तो इतनी खूबसूरत कविता कहते हैं, इसकी वजह क्या है? यानी कब से ये शौक़ पड़ा कि वो कौन सी घड़ी थी जब आपने ये सोचा कि मुझे कविताएं लिखनी है? क्या उम्र थी? कविताओं का शौक़ मुझे शुरू से नहीं था, लेकिन अच्छा। ये बाद में हुआ है। अच्छा। शुरू से जैसे मेरा गाना गाने का बहुत, अच्छा। मतलब एज ए सिंगर मैं चाहता था कि मैं एक गायक बनूं। अच्छा। तो शौक़ तो गाने का था, लेकिन तब मुझे ये लगता था कि सिर्फ गाना गाना ही है, इसको सीखना नहीं। जैसे लोग गा रहे हैं टीवी में या कहीं हम सुनते थे, तो उसको मैं भी गा सकता हूँ। तो फिर मैंने गाना शुरू किया, जैसे कभी शौक़ आई। तो मुझे पता चला कि गाने में ऐसा नहीं कि जो मैं गा रहा हूँ उसमें गलती है, वो सुर भी कोई चीज़ है। तब मुझे पता चला कि ये गाना ऐसा आसान नहीं है, इसमें सुर होता है। तो अब सुर भी इतना आसान नहीं है कि सुर सीख लो। तो मुझे लगा फिर ये जो गाने लिखते हैं ना, कि वो लोग फिर गाने गाते हैं। अब ऐसे अगर मैं सुरीला नहीं हूँ तो मुझे कोई गाने नहीं देगा। मुझे लगता है कि मैं गाने लिखता हूँगा, अगर मैं गाने लिखता हुआ तब मुझे मेरे गाने गाने से तो कोई रोक नहीं सकता, मैं तो गा ही सकता हूँ, मैंने गाना लिखा। तो मुझे लगा मुझे गाना लिख के भी देखना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने ऐसे कभी ट्राई किया कि गाना लिखने का। तो फिर मैंने एक गाना लिखा था, वो है तो काफी, उससे पहले जैसे थोड़ा बहुत लिखते थे कि कोई शेर लिख लिया, कुछ लिख दिया, लेकिन पूरा गाना एक मैंने फिर लिखा था। वो जैसे मेरी उम्र होगी 20-22 साल, तब मैंने लिखा था एक गाना। गीत याद है? हाँ, एक दो पैरा तो याद होंगे। पंजाबी का था एक्चुअली। क्योंकि शुरू हमारी बोलने के लिए हम पंजाबी यूज करते हैं, घर में पंजाबी बोलते हैं, इसलिए दिमाग में पंजाबी में ही आता है। तो हिंदी में तो हम फिर जैसे पढ़ी हुई है हमने, हिंदी पंजाबी में ही चलता है, पंजाबी में ज्यादा चलता है, हिंदी में चलती है। हाँ, हिंदी में भी। मुझे भी नहीं पता चलता कि क्यों मैं किसी को पंजाबी में लिख देता हूँ, कोई किसी टॉपिक में मैं हिंदी में लिखता हूँ, मुझे भी खुद नहीं पता चलता कि वो कैसे कोई चीज पंजाबी में ही आती है, कोई हिंदी में ही आती है। अच्छा। तो वो गाना सबसे पहला मैंने पंजाबी में लिखा था। सुनाइए, एक अंतरा सुना दीजिए।
हम भी देखते वो है तो ऐसा है जैसे हाँ। जुदाई वाला गाना वैसा अच्छा, है वो। हाँ हाँ। वो मैं चलो एक आपको सुना देता हूँ। जुदाई भी बड़ी खूबसूरत हाँ। एक मुझे लगता है एक शय है कि जब जुदा होते हैं तो बहुत खूबसूरत तन्हाई हाँ, भरे गीत वैसा बनते ही कुछ हैं। था। वो पंजाबी गाना था, मैं सुनाता हूँ। लख कोशिश करके वेख लई चेहरा भुलदा नी तेरा, लोकी कहण तू धोखेबाज है पर दिल मनदा नी मेरा, लोकी कहण तू धोखेबाज है पर दिल मनदा नी मेरा, मैनू लगदा हजे तू मैनू भुली नी होनी, बदल गई जेड़ी तू तेरी मजबूरी कोई होनी, चेहरा झूठा दिल सच्चा मैनू लगदा है तेरा, लोकी कहण तू धोखेबाज है पर दिल मनदा नी मेरा, कहण तू धोखेबाज है पर दिल मनदा नी मेरा। मैंने कहीं सुनाया नहीं, यही सुनाया, कभी नहीं सुनाया और आज आपने पहली बार जस्ट टीवी पर ये अंतरा सुनाया है। क्या बात है। मुखड़ा इतना खूबसूरत है तो इस गीत के अगले बोल भी बहुत खूबसूरत होंगे। कहते हैं ना, मुखड़ा देखकर हम ये जान लेते हैं कि और कौन कौन से गुण है ना, मुखड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपके ये गीत पहला था। क्या बात है। शुरुआत 20 साल की उम्र में आपके इतने खूबसूरत, यानी भयंकर, यानी दिल को चीरने वाली जो अंदाज है उसके साथ हुई, तो सोचिए कि अंजाम क्या होगा लिखने का। तो आपने उसके बाद बहुत लिखा और गा भी सकते थे। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप गा नहीं सकते? आपके पास गायकी का अंदाज भी है? नहीं, वो मुझे एक्चुअली पता लग जाता है कि मैं वो सिंगर बहुत बुरा हूँ, मतलब कि मैं गायक नहीं हूँ। फिर मुझे पता लगा जिसके लिए मैंने ये किया लिखना शुरू, फिर मुझे लगा नहीं, ये गायक वाला सफर छोड़ दो, वो मेरे बस की बात नहीं है, लिख मैं सकता हूँ। मुझे लगा मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ, अब मैं सोच लिया, मेरे अंदर ही है। मैं किसी को बताऊंगा, ये 1 2 3 किसी को बता सकता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। नहीं, इसके पीछे मुझे लगता है ये भी वजह, कहीं ये वजह तो नहीं कि भाई कई बार क्या होता है कि आपके घर परिवार में कमाने की मजबूरी होती है, घर चलाने की मजबूरी होती है, परिवार को एक योग्य बेटा चाहिए होता है जो कमाए। तो गायकी में शुरुआत में तो मुझे लगता है 5-10 साल बहुत तपस्या होती है, बहुत संघर्ष होता है। तो कई परिवारों में ये भी होता है कि बच्चा रोजगार में लग जाए, कहीं बिगड़ ना जाए इधर उधर, पता नहीं, क्योंकि उनके घर में संगीत का माहौल नहीं होता, तो वो रोजगार में ही अपना भविष्य ढूंढते हैं बच्चे के। और उनको ये भी लगता है कि संगीत में रोजगार नहीं है, उस दौर में ऐसा लगता था। लेकिन जब हम 8-10 साल संघर्ष करते हैं संगीत में, साधना में, तो यकीनन आवाजें तो सबकी होती हैं, लेकिन आवाज में जो अदायगी आती है, वो चीजें सीखने से और करते रहने से, तलाशने से और खुद को तराशने से आ जाती है। कोई मजबूरी रही थी क्या कि मतलब कितनी उम्र में कमाने लग गए थे? नहीं, हाँ, बात आपकी ठीक है कि हमारे घरों में ऐसा तो नहीं होता कि मैं कह दूं कि मैं अब सिंगर बनने जा रहा हूँ। वो हर, जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि कमाओ, हमें नौकरी, हमें तो बिजनेस भी अलाउ नहीं होगा। कि तो फिर ये ऐसी चीजें, गेम्स में भी खानदानी चीजें होती हैं कि आगे। तो हमारे जैसे परिवारों में एक ही एक विकल्प होता है बस, कि नौकरी करनी है। तो पहले, हाँ, बात ठीक है आपकी, शुरू में ही जरूरत तो थी ही घर में, तो नौकरी करनी ही थी। तो क्योंकि मध्य वर्गीय परिवारों में ये बेसिक बात है कि भाई बच्चा जल्दी से कमाने लग जाए, क्योंकि वो घर का सहारा होता है, परिवार का सहारा हो, तो सहारा बनना ही पड़ता है। हाँ, तो वो उसको जो है इस वजह से वो कर लेते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगा कि जब इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना अच्छा अंदाज है, इतने अच्छे शब्द हैं, तो थोड़ी तपस्या की जा सकती थी। लेकिन आपकी मजबूरियां रही, ये जाना हमने। दोस्तों, आपने देखा कई बार घर परिवार को संभालने के चक्कर में, जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में खुद को जो है एक नई दिशा भी देनी पड़ जाती है। लेकिन टैलेंट तो होता है, जो कि युवा शायर हैं और आजकल छाए हुए हैं सबके दिलों पर अपनी रचनाओं से, अपनी गज़लों से, नज़मों से, पंजाबी कविताओं से, हिंदी कविताओं से। जी हाँ, और उनसे हो रही है बातचीत। तो ऋषि जी, आपने बताया कि आप सिंगिंग में जाना चाहते थे, लेकिन फिर आपने उधर डाइवर्ट, खुद को, आपके माइंड को आपने समझा दिया कि जो है थोड़ा नामुमकिन सा काम है, वक्त लेगा, तो वक्त बर्बाद होगा और सहारा, घर का सहारा बनने में देर हो जाएगी। तो लेकिन वो हुनर तो हुनर है, आज भी कायम है। और फिर आपने वो जो गायकी का जो सुरूर था
वो आपने लेखन की तरफ डाइवर्ट कर लिया, क्योंकि लेखन में तो दिमाग चलता है। हाँ जी। हाँ, आवाज का इतना काम नहीं है। आवाज का नहीं, उसमें भी है। हाँ, मुझे लगता है उसमें भी है। अभी जब मैं इसमें आया तो मुझे पता चला कि ये भी इतना आसान नहीं है, ये भी कि इसमें भी चलो मैंने कविताएं लिखी हैं, लेकिन जैसे गजल लिखना वो मैं सीख रहा हूँ कि गजल को फिर भी सीखना पड़ेगा, काफी चीज सीखने की है। चलो फिर भी किसी तरह से मैंने कविताएं तो सीखी कहो या फिर अपने आप सीखी, उसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं है मेरा अगला कि मैं अभी सीख रहा हूँ कि गजलें भी लिखूं। जी, बहुत ही आप लिखेंगे जिसकी कलम में ताकत है, ख्यालों में जो है एक विकास यात्रा है, ख्यालों में पूरा आसमान है, तो विचार तंतु है और शब्दों का ज्ञान है, ठीक है ना। तो भाव पक्ष भी जब मजबूत हो और कला पक्ष के साथ, तो जाहिर सी बात है कि मुकम्मल रचना जन्म लेगी। लेकिन पहली कविता कब लिखी? ये साहित्य की लौ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो साहित्य की लौ है, कलमकार की, कवि बनने की जो शुरुआत है, ये शुरुआत मुश्किल से होती है, लेकिन फिर एक बार रचनाएं जब जन्म लेने लगती हैं तो फिर ये विकास यात्रा, साहित्य यात्रा कभी खत्म नहीं होती आखिरी सांस तक। तो आपकी जो शम्मा है, आपकी जो रोशन हुई कलम चलने की, जो कविता लिखने की जो रोशनी शुरू हुई, वो कब हुई? तो मैंने एक तो पहले ही बताया कि वो गीत लिखा था एक मैंने पंजाबी का, उसके बाद फिर मैंने पंजाबी में ही लिखी ज़्यादा शुरू में। फिर एक मैंने जैसे अपने दोस्त से अलग हुआ ना, मतलब कि जो पढ़ते थे हमारे साथ तो हम खेलते थे, है ना, वो सारे इधर उधर हो गए। फिर किसी दिन ऐसे मतलब इंसान अकेला फील करता है ना, तो उस दिन मेरे को फिर बड़ा याद आया अपना, फिर मैंने लिखी थी। फिर वो काफी लंबी हो गई, वो लिखते लिखते मुझे भी नहीं पता चला। कविता दिन पुराने लिखी फिर मैंने। अच्छा, मतलब पंजाबी की थी वो, दिन पुराने। अच्छा, वो है आपके पास? हाँ, है मेरे पास। तो आप सुनाइए फिर, पुराने दिन हम भी ताजा करना चाहते हैं। उसमें मैंने सारा लिखा कि हम कैसे रहते थे, चाहे परिवार हो चाहे दोस्तों के साथ हो। जी जी, तो दिन पुराने आज हम ताजा करेंगे आपके साथ, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पुराने दिन याद आ जाएंगे ऋषिराज जी की रचना के साथ। और वैसे भी पंजाबी रंग है तो दोस्तों, कवि हिंदी का कवि भी है और पंजाबी का है, तो दोनों ही रंग हम लेकर आए हैं और पुराने जो यादें हैं करते हैं। प्यार हमें जैसे हिंदी लिखने में भी बहुत मजा आता है कि पढ़े हैं हिंदी, सही बात है। संस्कृत पढ़ा हूँ मैं, हिंदी पढ़ा हूँ, लिखने में तो मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं जी। लेकिन ये वो शुरू की रचनाएं जो मैंने पंजाबी में ही लिखी थी जी, और मुझे बहुत पसंद है ये कविता, क्योंकि इसमें क्या बात है, सुनाइए। दिन पुराने। हाँ। दिन पुराने याद नहीं आउंदे, दिन पुराने याद नहीं आउंदे, ਚੱਕ ਬਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੋਲੀਆਂ बन बन ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਟੋਲੀਆਂ बन बन ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ, ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੱਤਰ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਡੀਕੀ ਜਾਣੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, कैंची साइकिल सिक्ख्या उदों चलाना, लिफाफे दे नाल पतंग बनाना, क्या बात है, पूंछां लंबियां लंबियां लाके पतंग उड़ाना चवारे जाके, जेबां दे विच भर के बंटे, जेबां दे विच भर के बंटे, करनी बढ़ना कई कई घंटे, किश्तियां कदे जहाज बनाने, फूका मार मार उड़ाने, राम लीला वाले ओ दिन भी नहीं भुलदे, यार बेली ओ हुण नहीं मिलदे, दाने फेर भना के लियाने, राम लीला नूं लैके जाने, अंटीने उच्ची उच्ची लाने, घुमा घुमा के चैनल चलाने, रोटी इकट्ठे सी बैठ के खांदे। क्या बात है, एंटीना जो है घुमा घुमा के चलाने। पुरानी यादें हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, गजब। रोटी इकट्ठे सी बह के खांदे, खबरां टीवी ते नाल चलांदे, ऐतवार एक फिल्म सी आउंदी, ऐतवार एक फिल्म सी आउंदी, सबना नूं उड़ीक सी रहिंदी, फिल्मां दा उदों चाह बड़ा सी, चित्रहार भी मशहूर बड़ा सी, सिकर दोपहरे जे कदे टीवी लाना, सिकर दोपहरे जे कदे टीवी लाना, चिलमिल जही तो सिवा कुछ नहीं आना, नवी नवी सी केबल आई, नवी नवी सी केबल आई, कुंडी आपां भी कई बार सी पाई, कॉलेज वाले भी दिन सी चंगे, उदों नहीं सी एडे पंगे, दर्जी कोल सवाणे कपड़े, रेडीमेड बस पाउंदे सी तगड़े, साइकिल उत्ते ट्यूशन जाना, रस्ते दे विच रेसा लाना, कॉलेज तो आके फिर सोना, शाम नूं ग्राउंड च इकट्ठे होना, पैसे पाके मैच लगाना, हारन लगे तां पंगा पाना, बचपन गया जवानी आई। अच्छा। बचपन गया जवानी आई, सच पुछो परेशानी आई, ना कोई दोस्त मित्र मिलदा, ना कोई दोस्त मित्र मिलदा, पुछदा नहीं कोई हाल भी दिल दा, औखा हो गया किते आना जाना,
हर रिश्ता बस फोन ते भुगताना, पै गए असी केड़ी राहे, जान नू किन्ने पाले फाहे, भीड़ चाल विच ना ही फसीए, जिंदगी अपनी सौखी करिए, जिंदगी अपनी सौखी करिए। क्या बात है ऋषि जी, मुझे क्या, हमारे तमाम जो जस्ट टीवी के हमारे जितने भी दर्शक टीवी देख रहे हैं उनको, जो कि उन्होंने इंडिया में भी बचपन अपना जिया है, खाकी पैंट ते नीली कमीज ते खाकी निक्कर पा के स्कूल जाना, बंटे खेलना, एंटीना घुमाना और कैंची वाली साइकिल चलाना, सबको अपने दिन याद आ गए होंगे। वो वक्त ही कुछ और था और वाकई दोस्त भी बहुत होते थे और अब तो ढूंढने से भी कोई एक सच्चा मित्र मिलता है। और दर्द भी है इसमें, हास्य भी है, बचपन भी लौट आया। बहुत खूबसूरत कविता ऋषि जी, बहुत ही अच्छी लगी। और ये जो साहित्य आप सृजन कर रहे हैं, हर बार आप हर मंच पे मिलते हैं, मैं भी देखती हूँ कि आपका नाम, आपका चेहरा मंच पर साहित्यिक अदारों पे आपकी उपस्थिति होती है। तो ये जो साहित्यिक अदारे हैं, साहित्यिक मंच हैं, ये किस तरह सहयोग करते हैं राइटर को? इनकी क्या भूमिका है संस्थाओं की? ये बहुत इनका ही योगदान है। जैसे जो इम्प्रूवमेंट आती है, मान लो कि मैंने कविताएं लिखी अब मैंने कहीं सुना दी, या जब तक मैं कहीं सुनाऊंगा नहीं तो मुझे उसकी वैल्यूएशन वैसे नहीं पता चलेगा कि वो किस लेवल की है। आपको कोई अप्रिशिएट करता है, कोई कहता है कि हाँ अच्छी थी, तो आपके एक एनर्जी आती है। एक तो वो एनर्जी आ गई आपको सुनाने से। दूसरा, आपने किसी को सुना, कई बार तो मैं सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी की कविता सुन के। फिर मुझे लगता है यार भाई कि मैं तो इस लेवल पे कब पहुंचूंगा, मैं ये कब लिख पाऊंगा, लेकिन मैं पहुंचूं चाहे ना पहुंचूं। हाँ, लेकिन ख्याल आता है कि यार ये कैसा लिख रहे हैं, ये कितनी गहराई में लिख रहे हैं, और इनका अंदाज़े बयां कितना अच्छा है। जब वो बोलते हैं तो मतलब लोगों को मजबूर कर देते हैं वाह वाह करने पे, तालियां बजाने पे। फिर मैं उसको देखता हूँ, साथ में मैं दर्शकों को देखता हूँ कि जो उससे कितना प्रभावित कर रहा है वो पढ़ने वाला। तब वो एक तरह से वहाँ सीखने को मिलता है कि मैं भी इस लेवल की लिखूंगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कई बार देखा वहाँ से जाने के बाद वो नकल नहीं है, वो एक मतलब एक एनर्जी देता है हमें, या कि आग देता है लिखने की। फिर मैंने देखा कई बार जब मैं किसी मुशायरे से जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे घर पे बैठा रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला, मैं बेशक देखने भी गया हूँ, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ने गया हूँ, मैं देखने भी जाता हूँ। साहित्य में निरंतरता आती है, बिल्कुल, है ना, ठहराव नहीं आता। आप जब भी जाते हैं तो कुछ नया सुनकर आते हैं, और सुनकर आते हैं तो कुछ नया कुछ लिखते हैं। हाँ, फिर घर आके आपको भी ख्याल आता है कि आज तो कुछ लिखना है। हाँ, बिल्कुल। और वो जो एक निरंतरता आती है लेखन की, तभी तो इतनी सारी कविताएं आपसे हुई हैं, इतना सामान हमारे पास है आपका लिखा हुआ, बिल्कुल देख रहे हैं और फायदा भी उठाएंगे, आपसे सुनेंगी बहुत कुछ। और लेकिन मुझे ये बताइए कि ज़्यादा मज़ा हिंदी ज़ुबान में लिखने में आता है कि पंजाबी लिखने में आता है? दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है? ये भी ऐसा सवाल है कि जवाब देना मुश्किल है। हाँ, पता नहीं चलता कहीं। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। फिर भी मैं कहूँगा कि पंजाबी लिखते हुए ज़्यादा मजा आता है। दिमाग में पंजाबी है क्योंकि वो है ही बोलने, हमारी बोलने के लिए माँ बोली है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी बोलते बोलते कहीं खत्म हो जाती है हमारी हिंदी। अच्छा। कहीं बात करते करते फिर बीच में आ ही जाती है पंजाबी, जबरदस्ती आ जाती है। माँ बोली में आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी से मैं कतराया हूँ कभी। जब मैं पढ़ता भी था तो मेरे मैथमेटिक्स में नंबर बहुत कम आते, लेकिन हिंदी में अच्छे खासे नंबर आते थे मेरे। मतलब पढ़ने में ठीक था, दोनों का संतुलन है, बिल्कुल अच्छा लिखता था। और बहुत खूब, बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं, जिंदगी से वाबस्ता है, बचपन से वाबस्ता है, पुरानी यादों से वाबस्ता है। हम बातों का सिलसिला ऋषिराज से बढ़ाते हैं आगे, बातों का मज़ा ही कुछ और आ रहा है, क्योंकि पंजाबी रंग है, पंजाबी कल्चर है, और बचपन का जो जीवन है वो कितना खूबसूरती से मुखरित करते हैं ऋषिराज जी। ऋषि जी, आपने बचपन की बात करी, और फिर आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, अपने बारे में बताएं। बचपन की बात है तो बचपन से ही शुरू करते हैं। जी। जन्म तो मेरा अपने पैतृक गांव में हुआ है। ये हमारा गांव है, यहाँ अनंतपुर साहब के पास है, अगमपुर करके है। रामपुर, अगमपुर। अच्छा, अगमपुर है, वो है डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पड़ता है जी। वहीं पैदा हुआ मैं, और 3 साल तक वहीं पढ़ा हूँ जी, सरकारी स्कूल में, हमारे गांव के स्कूल में। उसके बाद वो
खाकी हाँ, निक्कर से पता चल गया कि सरकारी में पड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। हमारे जमाने में इतना प्राइवेट का था नहीं चलने हाँ, बिल्कुल। पर फिर अगर होता भी तब भी हम सरकारी में पढ़ना था हमने, हमारा मतलब ऐसा कुछ है नहीं था, मिडिल क्लास के लोग जी, बिल्कुल सही बात है। सरकारी वाले थे तो वहीं पढ़े हैं। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी की थी नौकरी नंगल, एक सरकारी नौकरी थी। अच्छा। तो नंगल जाते थे वो, तो फिर कुछ है 20 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा। तो फिर जाते उन्होंने, फिर हम वहीं शिफ्ट कर गए। वो एक हिमाचल के बॉर्डर पे गांव है संतोखगढ़। फिर हम वहाँ चले गए, हमने वहीं मकान बना लिया। तो वहीं उसके बाद जितनी पढ़ाई हुई है मेरी वहीं हुई है, वहाँ के स्कूल में, संतोखगढ़ के स्कूल में वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर कॉलेज हमारा साथ ही था, SVSD कॉलेज, वो भी 2-3 किलोमीटर है हमारे गाँव से, जहाँ हम वहाँ रह रहे हैं संतोखगढ़ में। वहाँ से 3 किलोमीटर के दूर कॉलेज है। कौन सा गढ़? संतोखगढ़। संतोखगढ़, हाँ जी। अच्छा। पुराना पुराना शहर है, लेकिन अब पहले बड़ा शहर था, छोटा हो गया। अच्छा। क्योंकि पुराने जमाने का अच्छा बड़ा शहर था। अच्छा। लेकिन अब वो कस्बा लोग पलायन कर गए इधर उधर, या फिर वो तरक्की उस हिसाब की नहीं हुई, लेकिन अभी भी एक अच्छा कस्बा है वो जी। और वहाँ पे आपका कॉलेज हुआ? वहाँ पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ से साइंस में ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर नौकरी। फिर मैं अब आजकल मैं वहीं जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एक भारत की अच्छी नंबर 1 कंपनी है हमारी जी, उसमें आप जो है उसमें काम कर रहा हूँ मैं। जी जी, बहुत खूब। देखिए ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा काम भी ज़्यादा लिया जाता है थोड़ा, और बहुत भाग दौड़, मेरे ख्याल से आना जाना इतनी दूर से डेली का अप डाउन करना, और फिर मुश्किल से एक छुट्टी होती होंगी, तो उसमें भी आप साहित्य के अदारों में मिलते हैं, तो घर में कलह कलेश नहीं होता? बीवी जो है क्लास नहीं लेती कि भाई एक मुश्किल से छुट्टी होती, घर पे क्यों नहीं टिकते? कभी दिक्कतें आई है आपको? दिक्कत तो काफी आती है। अच्छा। हाँ, लेकिन मजा आ गया सुन के, क्योंकि इतनी खूबसूरती से सच कोई नहीं बोलता। नहीं, वो सबको मेरे ख्याल से चैलेंज होता है घर से निकलना। हाँ। संडे वाले दिन मेरी वाइफ भी नौकरी करती है, उसको फिर एक हमें ले दे के वही एक संडे ही बचता है, और उस दिन भी फिर मैं झोला उठा के चल पड़ूं तो वो इतराज तो करेगी। शुरुआत में दिक्कत आई है, लेकिन फिर जब मैं उसको साथ भी लेके गया हूँ कई बार। हाँ। फिर वो देखती है कि हाँ भाई कि ये कैसे, चलो, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से जो हमने नहीं देखा हुआ ये कवि सम्मेलन। हाँ। या हमारा कोई रिश्तेदार दूर दूर तक कोई नहीं था। सही बात। तो हमें लगता है कि ये हमें टीवी में देख सकती हैं चीजें। हाँ। फिर जब हम खुद करते हैं, फिर उसको लगा नहीं है ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ। जाना तो कई बार मुझे, अब तो उसको आदत हो गई, वो पूछती भी है कि आज है नहीं कोई। मैं कह नहीं, आज कुछ नहीं है, आज मैं इधर घर पे ही हूँ। क्या बात है, इतना सहयोग तो है, मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि उनको शांति से रहने की आदत होगी छुट्टी वाले दिन? ऐसा तो उसको बेशक हो जाए, लेकिन वो मुझे थोड़ी शांति से जाने देगी कि कैसे चला जाए। तो उनको रहता तो है कि अगर हमारा टाइम है तो हमारा टाइम ऐसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब अब नाराजगी से नहीं जाते, सलाह मशवरे से जाते हैं। जैसे खुश होएगी वो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता है तो जी खुश होते हैं, बच्चे भी मेरे खुश होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। और करे भी क्या, जब जुनून की हद तक बंदा जब इस तरह लिखने पे आ जाए तो वो संतुलन बनाना जान जाता है। मेरी कई बार मुझे भी कहती है कि मुझे अपनी ये कविता भेजो, मैंने किसी को पढ़ानी है। अच्छा, आपकी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी अपने। आपको इसी तरह घर से भी बल मिलता रहे और आपकी रचनाओं को और आपको मनोबल मिलता रहे, और मिल भी रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से। और फिर सुन लेते हैं एक और, अब हिंदी की रचना सुनते हैं कोई? बिल्कुल, मेरी सारी रचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी कि आप कहो ना कि जैसे कि कोई आप कहोगे कि टॉपिक ये कि इस पे लिखा आपने। हाँ, कि तो ये कुरीति है। हाँ। ये इस पे लिखना चाहिए था कि ऐसा होता है, और इस पे तो फिर उसमें मैंने शायद लिखा होगा, शायद जरूरी तो नहीं। जैसे मुझे लगता है कि आजकल ना अभी क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में कि दान बहुत करने लग गए लोग। पहले कंजूस थे, अब 20 साल पहले जाओ लोग पैसा निकालते नहीं थे, आजकल देखो लोग दान बहुत करने लग गए। लेकिन वो मुझे लगा फिर दान करने तो लगे, ठीक है, आया एक चीज है, लेकिन दिशा अभी भी नहीं आई। दिशा नहीं मिलती। दिल तो आ गया दान करने के लिए, दिशा नहीं है दान की। फिर मुझे ये लगता है उतना मैं नहीं हूँ दानी, बेशक कि मैं कंजूस जरूर होऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो नहीं है, जो अच्छे दिल वाले हैं, उनको दान की दिशा देनी चाहिए। उसके लिखी है मैंने। जी, स्वागत है। दान की दिशा, इसका नाम, हिंदी की है कविता। कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं, कई चर्च हैं, कई गुरुद्वारे हैं। कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं, कई चर्च हैं, कई गुरुद्वारे हैं। कमी नहीं है कहीं कोई भी, सबके भरे हुए भंडारे हैं। फिर भी बच्चे भूखे सोते,
इलाज के भी नहीं पैसे होते। सोना लगा मंदिर की दीवारों पे, किसी घर की छत टपकती सारी है। हाई क्लास लगा कहीं लंगर, कहीं भूख ही बनी बीमारी है। हट्टे कट्टे कहीं बैठे खाएं, हट्टे कट्टे कहीं बैठे खाएं। गर्भवती भी कहीं मजदूरी पे जाए। खेल बेशक ये किस्मत के हैं सारे, खेल बेशक ये किस्मत के हैं सारे, पर दिल पत्थर क्यों हुए हमारे। चढ़ावा इतना कहाँ लगाए, चढ़ावा इतना कहाँ लगाए। खर्च कहाँ करे समझ ना आए। अस्पताल में कोई बैठा सोचे कि पैसा इलाज का कहाँ से आए। सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलो अपनी, बदलनी पड़ेगी सोच बदलो अपनी। दिशा दान की सब बदलो अपनी। रखो दान पात्र एक घर में, रखो दान पात्र एक घर में। दान सारा फिर जाए उसमें। कभी दिखे कहीं कोई ऐसा, कभी दिखे कहीं कोई ऐसा। इलाज का ना हो पास उसके पैसा। या मजबूर कोई किसी और वजह से, परेशान कोई किस्मत की सजा से। उसी गुल्लक से मदद करो तुम, उसी गुल्लक से मदद करो तुम। काम अच्छा अपने नाम करो तुम। लगेगा उस दिन दान किया है, लगेगा उस दिन दान किया है। काम तो कोई महान किया है। व्यापार धर्म का बंद करा दो। मेहनत करनी सबको सिखला दो। किसी एक धर्म की बात नहीं ये, किसी एक धर्म की बात नहीं ये। कहीं है ज्यादा है कम कहीं ये, कहीं है ज्यादा है कम कहीं ये। क्या बात है ऋषि जी, बहुत ही सार्थक संदेश था इस कविता में कि भाई आप कहीं भी चढ़ावा चढ़ाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं पर भी जाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने घर में एक ऐसा गुल्लक बनाएं जिसमें अपनी आय का कुछ % डाल दें, जो कभी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो आप उसी वक्त उसको जो है दे सके। और कहते हैं कि इससे हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं, हमारे पाप भी। और गुप्त दान तो सबसे महादान बताया गया है कि गुप्त दान चुपचाप बिना किसी को दिखाए चुपचाप किसी को देने से जो है काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और एक बातों बातों में किस्सा याद आता है कि जो हमारे दादाजी होते थे ना, जब गेहूं की फसल आती थी तो एक बोरी भर के ना या 1-2 बोरी बांट के आ जाते चुपचाप खेतों से, भाई बाहर के बाहर किसी गरीबों में घर बोरी उतरवा देते थे। किसी की बेटी की शादी है, कुछ भी है, जब घर वालों को पता चलता है कि भाई 2-2 बोरी कौन देता है जाके, तो दादा कहते थे इससे मेरा पाप कम होता है। तो दादी बोलती थी पाप किस टाइम कर लेते हो। तो भाई बोरी की बोरी दान कर रहे हो, घर में किसी को पता नहीं है, तो इतना पाप कब करते हो, किस टाइम करते हो जो कम करने में लगे रहते हो। घर वालों से तो पूछा करो। तो जो कहते हैं कि अन्नदान सबसे महादान है। और घर में कभी खाने की गरीबी नहीं आई, है ना। कितना बड़ा कुनबा होता था, डंगर होते थे और 50-50 लोगों का कुनबा होता था। घर में खाने की कमी नहीं आती। तो अन्नदान जो है सबसे अच्छा दान बताया गया है जी। और ये कविता का बिल्कुल सार्थक संदेश है। बहुत खूब दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है बात करने में और बहुत सारी बातें करनी है। और मेरे को लगता है कि ये सही था कि जैसे कुछ लोग उनके तरीके बनाए हुए हैं कि लोग जो बहुत गरीब है, जो कुछ है, तो किसी दान बहुत जरूरी चीज थी। हम कई बार ऐसा करते हैं, हमने पाप और पुण्य से जोड़ के जो है घर से पैसा धन निकलवाने के लिए, चाहे डराया हुआ उनको कैसे भी, ताकि एक जगह पैसा इकट्ठा ना हो जाए, कोई ना कोई किसी को दे, समाज चलता रहे, सेवाएं चलती रहे, परिवारों को बाहर से दुआएं मिलती रहे। क्योंकि दुआएं भी मिलती हैं जब हम इस तरह से अन्नदान करते हैं, धन दान करते हैं, तो दुआएं भी मिलती हैं। और दुआएं मिलती हैं तो घर की बहुत सारे हमारी चीजें ठीक होने लगती है। दुआओं में तो ताकत होती है। बहुत खूब आपकी जो है गुल्लक हमारे पास भी है घर में, पर और थोड़ा सा बड़ा गुल्लक लाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। आप युवा लेखक हैं और युवा लेखक हैं, आज के लेखकों के साथ आपका तालमेल खूब होगा जो लिख रहे हैं आपकी उम्र के। तो आपकी रचनाएं तो मुकम्मल हैं, हमने देखा है भाव दृष्टि से, शब्दों के उससे, मतलब शब्द के ख्याल से, भाव पक्ष, कला पक्ष और बिंब प्रतिबिंब, अलंकार, जितनी भी उपमाएं हैं जो रचना का श्रृंगार करते हैं आप अपने शब्दों से। कहते हैं कि एक लड़की दुल्हन तब तक नहीं लगती जब तक उसका श्रृंगार ना कर, उसको लहंगा पहनाओ या उसको चूड़ा है, मांग सिंदूर है, जेवर है। एक दुल्हन का लिबास और एक सिंपल लड़की में जो अंतर होता है, वैसे ही ख्याल और एक मुकम्मल कविता में होता है। तो इस दुल्हन को जब आप इतनी खूबसूरती से सजाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं अपनी रचना का, तो
कितना वक्त लेते हैं, यानी कि आज के जो शायर हैं क्या वो अपनी रचना को एक बार लिखकर दोबारा उसको ठीक करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं कि ये ठीक हो गई है? तो आपके साथ क्या है कि एक बार लिखा या बाहर सुना दिया, या कितना वक्त लेती है आपकी जो रचना है? नहीं, मैं एक ना आलोचक बहुत अच्छा हूँ। आलोचक बुरा ही होता है, होना भी चाहिए। आलोचक अच्छा आलोचक नहीं, खुद जितना का अच्छा आलोचक होगा उतना ही बुरा होगा दूसरे के लिए। मान लो कि आपकी हाँ। मैं कविता की आलोचना करूंगा, जितनी अच्छी आलोचना करूंगा आपको तो उतना ही बुरा लगूंगा। कहने का मतलब आलोचक जितना अच्छा होगा दूसरे को उतना ही बुरा लगेगा। ऐसे ही मैं भी, लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आलोचक जितना खतरनाक होगा ना, हाँ, जिसने अपनी कविता सुनाई है उसको घर आके लगेगा कि बड़ी कविता में गड़बड़ी कर दी, कविता की तारीफ नहीं करी, लेकिन वो मंथन चिंतन करेगा और उस पर गौर करेगा, फिर उसको लगेगा कि मेरी रचना में दम नहीं है, तो फिर वो उसमें दम डालता है। और शायद मुझे लगता है कि उसको लगता है कि उसकी रचना की तारीफ नहीं हो तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी आलोचना हुई है या अवहेलना हुई है, इग्नोर किया गया है, तो वो मनोस्थिति, फिर वो मशक्कत करेगा, उसको मशक्कत करेगा, रचना में सुधार आएगा। तो आपके साथ क्या है? तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे लगता है मैं बेशक वो आलोचना जग जाहिर ना करूं, हाँ। लेकिन मैं अपने मन के अंदर किसी को सुनता हूँ तो मैं तारीफ भी नहीं करता सामने, तो आलोचना भी मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास वो लेवल थोड़ी है कि मैं आलोचक हूँ कि मैं किसी को बताऊं, तो मैं मन के अंदर करता हूँ। ऐसे ही मैं अपनी कविताओं की भी आलोचना करता हूँ लिखते हुए। मेरी कई कविताएं ऐसी हैं जो अधूरी ही रहेगी, उनको मैंने अधूरी ही छोड़ दिया कि बनी नहीं बात, ठीक है, उनको शायद कभी बन जाए, मैं उतना हो सकूं कि उसको ठीक कर पाऊं, मुझे लगता है हो ही नहीं पाएंगे ठीक है, उनको छोड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ मैंने इतनी कविता लिखी, अब मैं सोचता हूँ कि इसमें यहाँ लिख दी मैंने, अब कोई इंसान जो मैं सुनेगा वो कहेगा कि उसका प्रश्न बनेगा इसमें। अब मेरे जहन में आ गया किसी का प्रश्न बन रहा है इस पे, तो मैं उसका जवाब अगले पैरे में लिख देता हूँ कि अगला जो है उसमें मैंने उसका जवाब लिख दिया, करेक्ट कर दिया। तो फिर अगर उसका जैसे जैसे उसके प्रश्न बनते जाएं तो उसको आगे उसको उत्तर मिलते जाएंगे। अब मैं मैक्सिमम जितने भी होंगे मैं उनके प्रश्नों को उसी में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये इस हिसाब से लिखता हूँ ताकि वो तब मुकम्मल मानता हूँ। एक बार कविता लिखने के बाद उसको दोबारा काफी बार, हाँ, पढ़ता रहता हूँ कई बार आगे पीछे कर करके, फिर हाँ अब बन रही है बात, कई बार चढ़ेगी नहीं आपके मुंह पे ना वो, अगर हाँ भी नहीं ये बन नहीं रही फ्लो नहीं बनता, हाँ, कि ये मैं जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ इसको, यहाँ बन रही बात, फिर कई बार ठीक करनी, तो वो तो है ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो सही बात। लेकिन आज के जो लेखक हैं उनकी दशा और दिशा क्या है साहित्य में? दोनों तरह के हैं लोग। अच्छा लिखने वाले बहुत है, पता नहीं उन्होंने एक ही बार में लिखी है या कैसे, लेकिन जब सामने आती है तो लगता है बहुत जानदार लिख रहे हैं। मुझे लगता है इतनी कम उम्र के लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। कई बार लगता है कि बहुत सालों से लिख रहे हैं, लेकिन मजे वाली बात नहीं है, हम सुन रहे हैं। अगर आप सुना रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं तो उन बात करने वालों का कसूर नहीं है, मेरे ख्याल सुनाने वाले का ही है, जो उनको बांध नहीं पा रहा, जो उसने ऐसा सुनाया ही नहीं कि वो सुनने पे मजबूर ना हो जाए। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो फिर हम भी आपसे एक मुकम्मल एक श्रृंगारित रचना सुनना चाहते हैं जाते जाते। ऐसी ही है कि जैसे कोई खबर सुनी कोई कि कभी सुनते हैं ना कानून कमजोर दिखता है, हास्य की, हाँ, कोई हास्य रंग, हाँ, हास्य की भी, क्योंकि दिमाग की बातें तो हमने बहुत कर ली है। चलो एक छोटी सी है, हिंदी की है जी, पंजाबी वाली वैसे मेरी हंसी वाली है, हिंदी में भी है। एक बात करने के तरीके हैं, बात करने के तरीके। बात गुरुओं से करनी हो, बात गुरुओं से करनी हो तो करना नजर झुका के, दिल हल्का कर सकते हो माँ को हर दर्द बता के। बात पिता से करनी हो तो करना आदर के साथ, बात पिता से करनी हो तो करना आदर के साथ। भाई से बात करो तुम दायां, समझ के उसको हाथ। बात बहन से करो प्यार से, समझ के जिम्मेदारी। बच्चों से बात बन बच्चे करना, भूल के सब होशियारी। यारों के संग जब बात करो, यारों के संग जब बात करो, हो खुल के हंसी मजाक। कोर्ट कचहरी में सच बोलना, होकर तुम बेबाक। सोच रहे होगे कि नहीं बताया तरीका बात पत्नी से करने का। अच्छा। सोच रहे हो कि नहीं बताया। ये पत्नी मोहरा क्यों हो जाती है? मतलब पत्नी तो हर जगह जो भी व्यंग है, तंज है, वो पत्नी से जरूर जाके जुड़ता है, हास्य के रंग में खास। इसका मैं जवाब देता हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं ना हुई थी, तब जो कविताएं सुनाते हैं पति पत्नी पे, मुझे लगता है ऐसे ही कुछ भी सुना, इसमें इतना क्या हो गया, मैं ऐसे सुनाती। पर जब मेरी शादी में पता लगा वो सारे सही थे, वो ऐसे नहीं सुना रहे हैं, ये बाकी कॉम्प्लिकेटेड है। जी जी,
हम तो किसी की पत्नी है, हमारा ख्याल रखिए। नहीं, ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो भी आप स्पष्टीकरण मत दीजिए। कविता पे आइए। सोच रहे होंगे कि नहीं बताया तरीका बात पत्नी से करने का, हाँ। काश कोई हल मिल जाता इस मुश्किल से निपटने का। पत्नी पे शोध कार्य चल रहा अभी भी, कोई भी हो सकती है खोज कभी भी, पर तुम तब तक थोड़ा संयम रखना, मुंह अपना पहले के जैसे ही बंद रखना, हाँ में हाँ और ना में ना जो मिलाते रहोगे, सच मानो सब समस्याएं सुलझाते रहोगे। क्या बात और अच्छा भी है, और हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा होता है। सही बात है, जब घर एक है, सलाह मशवरा करके हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है, लेकिन अगर बात सही हो तो, और गलत हो तो समझाना भी जरूरी है। लेकिन बहुत मतलब फिर भी कहीं ना कहीं आपने महिला का दर्जा ऊपर रखा है कि भाई उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, यानी कि आपको इस चीज की समझ है। अब आपकी कविता का निष्कर्ष मैं निकालती हूँ, आपको इस बात की समझ है कि उसकी हाँ में हाँ इसलिए मिला रहे हो कि जो आपकी बीवी है वो बिल्कुल सही है। नहीं, कई बार हमें लगता है कि वो सही नहीं है, कई बार हाँ में हाँ मिलाने के बाद पता चलता वाकई सही थी, वाकई सही थी। मतलब उस वक्त अगर हाँ मिलाते तो हम गड़बड़ कर देते। न जाने कितनों का दर्द बयां हो रहा है कि भाई पहले तो हाँ में हाँ मिला ली, बाद में सोचते हैं यार खाम मिला ली, लेकिन जब सही बात हो जाती है तो फिर उनको ही आप जो श्रेय देते हो सफलता का। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि आप देखो कि लोग जो गांव से निकले होंगे, फिर वो आके शहरों में मकान बनाते हैं ना, काफी लोग, फिर बाद में गर्व से कहते हैं कि इतना हमारा इतने गज का मकान है, इतने लाख की कोठी है हमारी। वो सारा उन्होंने कुछ नहीं बनाया होता, वो सारा उनकी पत्नियों का ही योगदान है, क्योंकि वही बनवाती है जितने नहीं तो पता क्या है, जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो सारे चाहेंगे कि नौकरी करके वापस चला जाऊं, लेकिन ये वही है जो जिनकी हाँ में हाँ मिला के वो बना देती है, वो सपने देखती है खूबसूरत बच्चों के भविष्य के, घर के, और वही उनके पीछे उनकी ताकत होती। बहुत ही खूबसूरत, मैं भी खुश हो गई आपकी बात सुन के। नहीं, घर में आप देखो पर्दे, सोफे, वो सब उसकी वजह, अगर पुरुष अकेला रहे तो वही फोल्डिंग होगा। सही बात है। और ऋषि जी बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि बातें दिमाग की तो थी ही लेकिन दिल की बहुत ज्यादा थी, और दिल की बात आसानी से सभी को समझ में आती है। आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, एस टीवी का भी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई, ऋषि राज जी से बहुत सारी बातें करी, आप भी हंस रहे होंगे मंद मंद, और बहुत खूबसूरत रचनाओं के साथ आपके दिल पे दस्तक दी है और स्टूडियो में भी दस्तक दी है। और हम तो यही कहेंगे, किसी भी इन्फो के लिए आप जो है इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें, सुझाव देते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें। और अब मुझे और ऋषि जी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।